बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम साकिब लतीफ़ और आप लोग देख रहे हैं आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सरजी। आज की मेरी वीडियो 9th क्लास से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.1 को भी मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे मेरी 9th क्लास की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो और इंशाल्लाह इसी तरह स्मूथली 9th क्लास का जो मैथ्स अब हम तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये मैट्रिसेस गिवन है, हमने इन मैट्रिसेस के ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं। मैट्रिसेस ए बी सी इनके डिफरेंट नेम है, डी ई एफ जी और एच। ये हमारे मैट्रिक्स गिवन है, हमने इनके ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं पहले मैट्रिक्स ए से। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, वो है 2 3 -5 एंड 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो पहले ऑर्डर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, m/n। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। m क्या था, नंबर ऑफ रोज, और n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब देखते हैं ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है। रोज क्या थी, रोज सी हॉरिजॉन्टल वे में, वही एंट्रीज है ना जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कितनी एंट्रीज हैं। देखिए एक तो ये 2 एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में और एक ये 2 हैं। इसका मतलब एक और ये एक 2, यानी कि इस ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है। तो यानी कि m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो m की जगह पे यहाँ पे आएगा 2/n। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल वे में। तो वर्टिकल वे में देखें यहाँ पे एक और ये 2, तो यानी कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो n की जगह पे यहाँ पे आ गया 2। तो सिंपली ऑर्डर ऑफ ए आ गया 2/2। तो इसी तरह से हम अब बी का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स बी हमारे पास है, ये मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू है 2 3 0 5 बी मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी उसका फॉर्मूला सेम वही m/n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। तो कितनी रोज हैं इसमें हमने पढ़ा, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वे में होंगी तो ये 2 रोज इसमें आ रही हैं। तो m की जगह यहाँ पे आ गया 2, फिर n क्या पढ़ा हमने, कॉलम्स, यानी कि वर्टिकल वे। वर्टिकल वे में यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ बी आ गया 2/2। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं। सी जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 2 4। इसका ऑर्डर तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, उसके लिए भी m/n। अब m क्या है, नंबर ऑफ रोज। रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल वे में हो तो वो चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जस्ट एक ही रो है। ठीक है, मतलब ये एंट्री सिर्फ हॉरिजॉन्टल वे में है, यानी कि एक ही रो है यहाँ पे। ठीक है, तो m की जगह पे यहाँ पे आ गया 1, यानी कि एक ही रो है, /n। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि वर्टिकल वे। वर्टिकल वे में देखें यहाँ पे एक और एक ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आ गया, यानी कि जो c का ऑर्डर है वो हो गया 1/2। इसी तरह से हम d का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स d है, मैट्रिक्स डी हमारे पास है 4 0 6। अब हम मैट्रिक्स डी का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डी लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डी वही सेम फॉर्मूला, उसके लिए भी m/n। ठीक है, तो m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल वे में। जो हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे ये 3 रोज हैं। तो m की जगह पे यहाँ पे 3 आ गया /n। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम जो वर्टिकल वे में हो तो वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये एक ही है कॉलम, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया था 3/1। ये क्रॉस का साइन होता है, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ सकते हम, 3×1 यानी कि 3/1 पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम डी के बाद अब नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ई। तो यहाँ पे हम करते हैं ऑर्डर ऑफ ई, उसका फॉर्मूला सेम, ऑर्डर ऑफ ई का फॉर्मूला भी वही है m/n। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम m/n। m अगेन वही, नंबर ऑफ रोज। रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल वे में हो।
तो ई में चेक करते हैं। ई में देखें 1 2 3 यानी 3 सेट हैं वैल्यूज़ के जो हॉरिजॉन्टल वे में, इसका मतलब इसमें 3 रोज़ हैं, तो यानी कि एम की जगह पे 3 आ जाएगा बाय एन। एन कॉलम्स को कहते हैं। ई मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं वो चेक कर लेते हैं, यानी कितने सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो वर्टिकल वे में है। तो यहाँ पे देखें एक ये सेट आ रहा है और एक ये सेट, यानी कि 2 सेट हैं वैल्यूज़ के जो वर्टिकल वे में, इसका मतलब इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, तो एन की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ई जो है वो आ गया 3/2। इसी तरह हम फाइंड करते हैं आप ऑर्डर ऑफ एफ। ऑर्डर ऑफ एफ अगेन सेम फॉर्मूला m बाय n। f में m बाय n का मतलब है रोज एंड कॉलम्स, f में चेक करते हैं कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स f जो है ये, इसमें रोज चेक करें वर्टिकल वे, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल वे, तो देखिए एक ही है हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसका मतलब इसकी एक रो है बाय n। कॉलम है, कॉलम क्या होगा वर्टिकल वे, वर्टिकल वे में भी देखें यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो इसलिए वर्टिकल वे में भी 1 ही आ जाएगा, तो जो f का ऑर्डर है वो आ गया 1/1, ठीक है। इसी तरह हम g का ऑर्डर चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ g। g में रोज एंड कॉलम चेक करेंगे। अब g में देखते हैं कितनी रोज हैं, तो नंबर ऑफ रोज, यानी कि पहले m हमने देखना है। पहले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है m बाय n। तो फॉर्मूला ऑर्डर ऑफ जी m बाय n। m मतलब रोज है, n मतलब कॉलम। तो पहले रोज चेक करते हैं। g में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में है, इसका मतलब इसमें 3 रोज हैं। तो g में 3 रोज आ गई, तो m की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे 3 बाय, अब हम लिखते हैं n। n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स क्या होते हैं जो वर्टिकल वे में, और वो चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, तो 3 सेट ऑफ वैल्यूज जो है वर्टिकल वे में आ रहे हैं, इसका तो इसमें 3 कॉलम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो आ गया 3/3। इसी तरह हम चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ एज। एज का ऑर्डर अब हम चेक करेंगे, तो एज के ऑर्डर का भी अगेन सेम फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ एज। ऑर्डर ऑफ एज का सेम फॉर्मूला होगा m बाय n। तो यहाँ पे m वही अगेन नंबर ऑफ रोज, रोज में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि एच में 2 रोज हैं, ठीक है। तो m की जगह पे आ जाएगा 2 बाय, अब अगर आप n को देखो नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो n की जगह पे क्या आ गया 3, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एच आ गया 2/3। तो होप तो आपको ऑर्डर फाइंड करना आ गया होगा। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप इसके जो वो रिव्यू एक्सरसाइज है वो देख सकते हैं। उसके अंदर जितने भी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आप उनको करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको भी आप दोबारा खुद से प्रैक्टिस करके भी ऑर्डर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी हमें जो सारे मैट्रिसेस गिवन है हमने इनमें वो वाले मैट्रिसेस जो हैं वो फाइंड करने जो एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस को फाइंड करने से पहले देखें इन मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनमें प्लस या माइनस के ऑपरेशन हो रहे हैं, पहले उन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें इक्वल मैट्रिक्स ढूंढने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखें मैट्रिक्स सी जो है सी में है 5 - 2, तो 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, तो इसका होता है सी जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है 3 है, ठीक है। इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरह से, आपके लिए क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा, इसमें 3 है, ठीक है। उसके बाद जो मैट्रिक्स ई है, मैट्रिक्स ई और एफ सही है। जी में चेक करें, जी में भी 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, एक है 3 - 1 और एक है 3 + 3। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 1 क्या होता है 2, 3 + 3 क्या होता है 6, यानी इसमें 2 और 6 आ गए। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं आई में, मैट्रिक्स आई में 3 है और 3 + 2 है, तो 3 तो सिंपली एक नंबर है और 3 + 2 जो दोनों ऐड हो रहे हैं इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे चेक करते हैं, जे में भी ऐड हो रहे हैं, पर 2 + 2 क्या है 4 है, 2 - 2 आ रहा है 0 आ जाएगा, 2 + 4 यानी कि 6, 2 + 0 क्या आ जाएगा 2। तो ये जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हो रही थी, ऐड या माइनस हो रहे थे, उन सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सिंपली इनको देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे कौन से मैट्रिक्स इक्वल है और कौन से नहीं है। इनमें ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन कभी आता है, वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कराई थी, ठीक है, वैसे ही आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दोनों का ऑर्डर फाइंड करके नीचे सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए ये इक्वल है। इसको एक क्वेश्चन को करके मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे
मैट्रिक्स देख लेते हैं पहले कौन से इक्वल है। जैसे ए पे देखें ए मैट्रिक्स और यहाँ पे सी मैट्रिक्स, सी को हमने सॉल्व किया 5 - 2 3 आ गया, तो ये दोनों क्या है इक्वल हैं, ठीक है। तो आप सिंपली 2 लाइंस में लिख दोगे, सबसे पहले एज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी आर सेम, देन द मैट्रिक्स ए एंड सी आर इक्वल, ठीक है। कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखेंगे। हमें ये क्वेश्चन अगर सपोज आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा ए, उसमें 3, और एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगा सी, उसमें आ जाएगा 5 - 2, ठीक है। बेसिकली ये भी 3 होता है, ठीक है। तो हम इसको मॉडिफाई करके हम इधर लिख देंगे कि सी इक्वल टू किसके 3 के है। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए, ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है, हम डायरेक्ट लिख सकते हो। एक ऑर्डर आपको पता है, यहाँ पे एक ही रो और एक ही कॉलम है, यानी एम भी 1 और एन भी 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आ गया 1/1। इसी तरह अगर सी के लिए आ जाता है तो सी के लिए आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, सी को भी हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे भी 3 आ गया, इसका मतलब इसमें भी एक रो और एक ही कॉलम है, तो सी का ऑर्डर भी आ गया 1/1। उसके बाद आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी देखते हैं, दोनों के सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इनको देख के हम सिंपल लिख देंगे एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वैसे ही लिख देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी, सॉरी यहाँ पे भी सी आना था, आर सेम देन ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पे जस्ट सिंपल ये इक्वल का साइन ही है, बस। इस तरह से आप 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिख सकते हो, दोनों मैट्रिक्स को बता सकते हो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आप देखते जाते हैं और हम यहाँ पे सिंपली लिखते जाएंगे। ए का तो पता चल गया हम ये सी के इक्वल है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू सी। आप देखें कि बी किसके इक्वल है, देखें बी में यहाँ पे 3 5 है, और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 5 हो, हाँ जी, हमें देखें आई में है, ठीक है। यहाँ पे 3 5 है, आई में भी 3 5 है, ठीक है। तो यानी कि बी और आई इक्वल है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे बी इज इक्वल टू आई, बी और आई इक्वल आ गए। सी तो हमने देख लिया वो ए के इक्वल था। डी 5 और 3 5 और 3 किसी से मैच कर रहा है नहीं, यहाँ पे किसी से भी 5 और 3 मैच नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब सी डी जो है वो किसी के इक्वल नहीं है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। ई को चेक करते हैं, ई किसके इक्वल है, ई देखें यहाँ पे ई किसके इक्वल है, ई देखिए ई जो है वो एच के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे ई इज इक्वल टू एच। और एक और देखें यहाँ पे जे देख लें, जे में भी सेम वही है 4062, तो जे के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू जे, ठीक है। ये भी इक्वल आ गए। उसके बाद हम एफ़ को चेक कर लेते हैं, एफ़ किसके इक्वल है, एफ़ में 2 और 6 है जी। तो यहाँ पे जी को देखें, हमने तो जी को सॉल्व किया था, इसमें भी आ गया था 2 और 6, तो यानी एफ़ और जी इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ़ इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से हमने बस बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दिया उन्होंने। इक्वेशन क्या होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी 8th क्लास में। इक्वेशन सिंपल ऐसे है जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाए, सिंपल उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन इसका होता है ये कि मैट्रिक्स इक्वेशन है जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो कह रहे हैं इस पूरे मैट्रिक्स इक्वेशन में से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करो जो इसको सेटिस्फाई करती हो, यानी कि जो इसका राइट सोल्यूशन हो, ठीक है। तो हमने ए बी एंड सी डी की वैल्यूज़ जो है इसमें से कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो जो आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को फिर आगे ईजी हो, ठीक है। जब भी 2 मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन आ जाए, जब 2 मैट्रिक्स के बीच में प्लस हो या माइनस हो, ये 3 चीज़ें, इक्वल का साइन, प्लस या माइनस, यानी कि इक्वल का रिलेशन 2 मैट्रिक्स में हो, दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना हो या 2 मैट्रिक्स को हमने माइनस करना हो, इनमें आप लोगों ने याद रखना है कि आपने हमेशा अपना जो ऑपरेशन है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स की वैल्यू को दूसरे मैट्रिक्स की उसी पोजीशन वाली वैल्यूज़ के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें इक्वल का साइन
साइन है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट पोजीशन है इस वैल्यू की, और इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू वो 0 है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू के ही इक्वल करेंगे। ठीक है, अगर प्लस का साइन आएगा तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ ऐड, अगर माइनस का साइन होता तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ माइनस। इसी तरह ये सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, थर्ड वैल्यू को थर्ड के साथ, और फोर्थ वैल्यू को फोर्थ के साथ। इस तरह से हमने मैट्रिक्स में जब भी ऑपरेशन अप्लाई करने हैं इक्वल का, प्लस का या माइनस का, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब चलें इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे भी बताया कि फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू के साथ करेंगे, तो यहाँ पे जो a प्लस सी है इसका मतलब इसको हम इक्वल लिखेंगे किसके, 0 के, क्योंकि दोनों फर्स्ट पोजीशन की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। अब हम क्या करें, हम इनकी वैल्यूज़ को सेपरेट करके इक्वेशंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए जब हम इनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इनमें जो ब्रैकेट्स हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, तो ब्रैकेट्स नहीं लगानी है आपने, तो यानी कि जो a प्लस सी है वो इक्वल टू आ गया 0 के, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड वैल्यू जो है वो यहाँ पे a प्लस 2b है, तो a प्लस 2b जो है वो इक्वल टू सेकंड पोजीशन की वैल्यू -7 के आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे c-1 जो थर्ड वैल्यू है वो इक्वल टू है 3 के, वो भी थर्ड वैल्यू है, तो यानी यहाँ पे c-1 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ इक्वेशन फोर्थ वैल्यू से बनेगी, फोर्थ वैल्यू है 4d माइनस 6, तो ये इक्वल टू आ जाएगी 2d के, ये आ जाएगी इसकी फोर्थ इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन नहीं है। अब हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और देखेंगे पहले में कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए हमें हमारा बेसिक पर्पस क्या है इस क्वेश्चन का, हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको माइंड में रख के हम सारी इक्वेशन को चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या जिनमें से सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है उनमें से दो चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों की हमने वैल्यू, हमें इन दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता। देखिए जब भी कोई भी इक्वेशन हमारे पास आती है, ठीक है, जिसमें से हमने किसी भी अल्फ़ाबेट की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो उसमें हमें पास बाकी सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जब बाकी वैल्यूज़ पता होंगी तो हम किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे a प्लस सी है, तो यहाँ तो हमें a का पता होना ज़रूरी है, वो वैल्यू हम यहाँ पे, अगर हमें a का पता होगा तो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके हमें इजीली c की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें c का पता होगा तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उधर से हमें इजीली a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो तभी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। लेकिन इधर क्या हमें यहाँ तो a की वैल्यू पता है और ना ही हमें c की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से हम किसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, पहले हमें a की या c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो अगर हमारे पास होगी तो हम इधर से हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएँ। इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब एक है यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे a भी है और b भी है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से भी हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ c-1 इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में देखें हमने जिनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है उनमें से सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है यहाँ पे c, तो हमने c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि इस इक्वेशन को हम ईजिली सॉल्व करके c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 में आ जाए। इक्वेशन नंबर 4 में देखें यहाँ पे D एक अल्फ़ाबेट है, ना तो यहाँ पे A और ना ही यहाँ पे B है, तो यानी कि इधर सिर्फ D है, तो यानी कि हम फोर्थ इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। यानी हमारे ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन 3 को सोल्व कर लें, यहाँ सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व कर लें। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी हम पहले सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उसका ऑर्डर का माइंड में रखते हुए पहले मैं इक्वेशन 3 को सोल्व करूँगा, उसके बाद इक्वेशन 4 को सोल्व करूँगा। जब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हम चेक करेंगे कि ऊपर की दोनों इक्वेशन में से हम कौन सी इक्वेशन को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं, तो यहाँ पे पहले थर्ड इक्वेशन लिखते हैं c-1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब में 1 को जो है वो हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है,
तो 1 उधर जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हो तो एक साइड पे अगर कोई वैल्यू माइनस हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर एक वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर एक साइड पे कोई वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अगर डिवाइड हो रही है तो वो जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे अब छोटा सा फॉर्मूला टाइप बना देता हूँ। जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब ये दोनों अगर शिफ्ट होती हैं तो माइनस प्लस में चेंज होता है, प्लस माइनस में चेंज होता है। इसी तरह मल्टीप्लाई जब वो होता है डिवाइड के साथ, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो इसको माइंड में रखिएगा। यहाँ पे भी सेम वही है कि -1 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो यानी यहाँ पे c रह जाएगा ऐसे ही, -1 उधर चला जाएगा तो वो 3 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड। तो यानी कि c इक्वल हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 कितना होता है, 4। तो c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई क्या, 4। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 4 आ गई। उस तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करके हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगेन लिखना पड़ेगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 4d - 6 = 2d। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, जब भी किसी इक्वेशन में हमने किसी भी अल्फ़ाबेट की है, किसी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होगा, या आप इधर माइंड में रखिएगा। सिंपल क्या करना होगा, आप लोग उस अल्फ़ाबेट को एक साइड में शिफ्ट कर देना। यहाँ तो लेफ्ट पे ले जाएं सारे के सारे वो वाले अल्फ़ाबेट जिनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, या उसको राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो डी है, तो मुझे डी को यहाँ तो इधर शिफ्ट करना होगा, सारे का सारा यहाँ उधर शिफ्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें डी के साथ 2 भी है। ये जो 2d है, ये 2d जो है इसके साथ कौन सा साइन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। देखिए, जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी साइन ना हो तो वो प्लस होता है। ठीक है, तो यानी कि 2d यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब 2d यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वो इधर आके क्या होगा, माइनस। अब मुझे क्योंकि अल्फ़ाबेट डी को एक साइड पे करना है तो डी के अलावा बाकी को दूसरी साइड पे करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे -6 को उधर ले जाऊँगा, यानी कि 2d इधर ले आते हैं, वो -6 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ताकि डी इधर आ जाए। तो 4d को तो मुझे चेंज नहीं करना, वो तो वैसे ही रहेगा। ये वाला 2d इधर आएगा, ये 2d इधर प्लस है तो यहाँ पे आगे होगा -2d। ठीक है, और ये जो -6 है उसको उधर लेके जाना था, तो ये -6 से उधर जाके हो जाएगा +6। तो यानी इसके बाद ये आ गया 4d - 2d = 6। अब मुझे 4d में से 2d माइनस करना है, तो 4d में से 2d माइनस करें तो क्या रह जाएगा, 2d। ठीक है, 4d है, 4d में से हमने कितने निकालने हैं, 2d। तो 4d में से 2d अगर माइनस करेंगे पीछे कितने d रह जाएंगे, 2d रह जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 4d - 2d क्या हो गया, 2d = 6। अब यहाँ पे देखें, इधर रह गया 2d, उधर रह गया 6। मुझे तो वैल्यू डी की कैलकुलेट करनी है, तो ये भी रूल होता है कि डी के अलावा जो भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है उस वेरिएबल के अलावा बाकी सारी चीज़ों को हमने 1 बाय 1 उधर शिफ्ट करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ को उधर लेके जाते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड वाली वैल्यू चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया कि पहले मैं डी को इधर ले आया और माइनस वाली को उधर ले गया। ठीक है, माइनस वाली को जब मैं उधर लिया तो मुझे भाई ये आ गया, इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर 2d रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2d में ना तो कुछ प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं तो कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, अब देखें डी के साथ कुछ क्योंकि हम वैल्यू डी की फाइंड करनी है तो हम डी को चेक करेंगे। ठीक है, तो डी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो डी के साथ देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई भी साइन ना हो, इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 2 और डी के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब 2d से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को हम उधर ले जाएंगे। जब अगर 2d के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा d = 6 और 2 जाके क्या हो गया यहाँ पे, डिवाइड। ठीक है, तो 2 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे हम, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3। 2 3 = 6। तो इट्स मीन जो d है उसके कुल आ गया किसके, 3 के। d की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3।
ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 सॉल्व किए हैं। इक्वेशन 3 से हमारे पास डी सी की वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास डी की वैल्यू है, ठीक है। अब रहेगी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 अगर देखें तो यहाँ पे a प्लस सी है, a प्लस सी में से मेरे पास c की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ से इजीली e की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो c इज इक्वल टू यहाँ पे 4 के है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को आप सॉल्व कर रहे हो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू है तो यहाँ पे 3 डॉट लगा देने हैं, c इज इक्वल टू 4। ये 3 डॉट शो कर रहे हैं देयर फोर c इक्वल टू 4, यानी कि मेरे पास c की वैल्यू 4 है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे c की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ। ये जस्ट बताने के लिए होता है कि ये जो चेंज आया इस इक्वेशन में ये क्यों आया, ठीक है। तो ये चेंज क्यों आया, क्योंकि c 4 था तो इसलिए c की जगह पे यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो ये 4 जो है वो उधर चला जाएगा, 4 इधर प्लस और उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मुझे a चाहिए तो a को फाइंड करने के लिए मुझे इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो +4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। अच्छा उस साइड पे 0 था, ठीक है। तो अब 0 के साथ अगर मैं +4 सपोज मैं उधर ले जाता हूँ तो उधर 0 में से 4 क्या होगा माइनस होगा। तो जब 0 में से कोई भी चीज़ माइनस हो या 0 में कोई भी चीज़ ऐड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए -4 आएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई -4। उसके बाद हम चेक करते हैं, लास्ट इक्वेशन 2 रह गई है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन नंबर 2 है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। इसमें से आप देखें a और b हैं तो मेरे पास a की वैल्यू है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे c इक्वल टू 4 लिख दिया, ये भी काफ़ी होगा। आप इन वर्ड में लिख सकते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ वो कैसे लिखेंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये जिसमें पुट कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप सिंपली इस तरह से भी बाय सिंबल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड हैं, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैं अप्लाई किया, ए को मैंने यहाँ पे पुट a इक्वल टू -4 है तो a की जगह -4 पुट कर रहा हूँ। तो a की जगह यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 2b एज इट इज़ इक्वल टू -7। a की जगह -4 पुट किया, 2b एज इट इज़ है इक्वल टू -7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b के साथ जो भी चीज़ें होंगी उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा। मैंने जैसे पहले ही बताया था, तो पहले हम किसको करते हैं, प्लस या माइनस वाली वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस वाली वैल्यू क्या है, ये 4 है। 4 क्या हो रहा है, -4 है, ठीक है। -4 है तो उधर आके क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। तो यहाँ पे रह गया 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 कितना होता है, देखिए माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस होंगे, तो 7 में से 4 माइनस करें क्या आएगा 3। और जब भी हम प्लस माइनस कर रहे हो तो साइन किसका आता है, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू इसमें से 7 है, 7 के साथ माइनस का साइन हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो -3 आ गया। अब हमें b की वैल्यू चाहिए 3 4, यहाँ पे जो -4 था उसको तो हम उधर ले गए। अब b के साथ रह गया 2। अब 2 क्या करते हैं, b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो इस क्वेश्चन में बस यही था, हमने a b c और d की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना था। एंड होप सो कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ चुका होगा। आज के लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को भी पढ़ा है उन चीज़ों को आप घर में एक दफ़ा दोबारा से उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ पक्की हो जाए। इसके अलावा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में इस
लेक्चर से रिलेटेड हो तो आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को अगर आपको इसकी समझ नहीं आई हो तो इसको आप लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो दूसरों को भी फ़ायदा हो। इससे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसी डाउट की इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में उसको आपको क्लियर भी करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह इस पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वो हम फर्दर करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।